चलिए आज का हमारा टॉपिक है टिड्डा या ग्रास हॉपर। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये लिखा है ये भारतवर्ष में बहुतायत में मिलते हैं तथा बरसात के दिनों में आसानी से देखे जा सकते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं और बरसात में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके बाद वर्गीकरण है, तो संघ है टिड्डे का आर्थ्रोपोडा। इसके बाद इसका वर्ग है इंसेक्टा। इसके बाद उपवर्ग है टिड्डे का टेरिकोटा। नेक्स्ट गण या ऑर्डर है आर्थोप्टेरा। आर्थ्रोप्टेरा। इसकी फैमिली है, कुल है एक्रिडिटी। इसका वंश या जीनस है सिस्टोसर्गा। बाकी लोग म्यूट हो जाए जरा। और इसका स्पीसीज है प्रजाति ग्रिगेरिया। तो इसका जीव वैज्ञानिक नाम क्या बनेगा, जरा बताएं स्वाति। इसका जीव वैज्ञानिक नाम क्या बनेगा? वेरी गुड, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। आगे देखते हैं, इसकी कुछ और भी प्रजातियां हैं इसके अलावा, जो कि नीचे लिखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें लिखा है टिड्डे की प्रजातियां, और इसमें एक है सिस्टोसर्का अमेरिकाना। सिस्टोसर्का अमेरिकाना है, इसको हम अमेरिकन टिड्डा भी बोलते हैं। इसके बाद है सेकंड पे सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, इसको हम मरुस्थलीय लोकस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद है रोमेलिया माइकोप्टेरा, इसको हम मूर्ख टिड्डा बोलते हैं। इसके बाद है, ऐसे ही इनके नाम है, स्पीसीज हैं। एक है सिरटा कैंथ्रिक्रिस सक्सिनेटा, इसको बम्बई टिड्डा बोलते हैं। और एक है पाइसिलोसिरस पिक्टस। पाइसिलोसिरस पिक्टस, इसको औंक का टिड्डा कहते हैं। ये औंक पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये स्पीसीज भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आगे है आवास स्थल। आवास स्थल मतलब ये कहाँ पर रहता है, देखने को मिलता है। तो ये घास के मैदानों में, पत्तीदार वनस्पति स्थानों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ इनके जनन व भोजन की व्यवस्था होती है। आगे लिखा है प्रवासी टिड्डियों में पंख बड़े होते हैं। प्रवासी मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह बदलते रहते हैं, तथा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। फिर आगे लिखा है छोटे पंख युक्त टिड्डे एकल होते हैं, वह एक ही स्थान पर सीमित रहते हैं। मतलब कि ये छोटे पंख युक्त टिड्डे होते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, ये प्रवासी नहीं होते। समूह में रहने वाले और प्रवासी टिड्डों ग्रास हॉपर के लिए टिड्डी शब्द का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो समूह में रहते हैं उनको हम प्रवासी टिड्डे बोल सकते हैं, या इसको हम इसके लिए एक अगर शब्द का यूज करते हैं तो उसको टिड्डी या लोकस्ट शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं या प्रवासी होते हैं। और जो एकल होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं ना, छोटे होते हैं पंख। आवाज नहीं आ रही? चलिए अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना, आपका शुरू होगा। आगे है आकृति और आकार। इसका आकार है टिड्डे का 8 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा शरीर बेलनाकार होता है। शरीर का रंग हल्का पीला व भूरा होता है। चलिए आगे चलें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका विखंडन, जैसे कि हमने सब में देखा था शरीर का विखंडन कैसे क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो विखंडन में इसमें लिखा है इनका शरीर सिर बक्स व उदर में डिवाइड होता है। वो तो जैसा कि हमको पता ही है, हर इंसेक्ट में होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है पूरा बॉडी। सिर में 6 खंड होते हैं, बक्स में 3 खंड होते हैं तथा उदर में 11 खंड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए हैं? अरे टोटल 20 हो गए, ठीक है। 20 ही उसमें थे। हाँ, अब इसके बाद हम डिटेल में थोड़ा सा इसका हेड देख लेते हैं। सिर, सिर या हेड।
तो सिर या हेड कैसा होता है? तो प्रौढ़ अवस्था में सिर के अंदर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, जबकि भ्रूण अवस्था के समय सिर में 6 खंड होते हैं। तो एम्ब्रियो अवस्था में 6 खंड होते हैं, लेकिन एडल्ट अवस्था में किसी भी प्रकार का डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। सिर की ऊपरी सतह पर बहुत सारी रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। सिर के सामने वाला भाग फ्रॉन्स कहलाता है व इसके नीचे उपस्थित चौड़ी पट्टी क्लाइपियस कहलाती है। ये तो हम कॉकरोच में भी देख चुके हैं। फिर आगे लिखा है, टिड्डे में संयुक्त नेत्र के नीचे एक स्थान होता है जिसे जीनी कहते हैं। ये जीनी संरचना भी हमने कॉकरोच में डिस्कस की थी। फिर आगे है, संयुक्त नेत्र एक जोड़ी होते हैं, ये तो पता ही है, इंसेक्ट का मुख्य लक्षण है। तथा पार्श्व पृष्ठ, जिसको हम डोर्सल प्लेट बोलते हैं, डोर्सल सतह पर स्थित होते हैं। पृष्ठ पार्श्व या डोर्सल सतह पर पाए जाते हैं जो नेत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 साधारण नेत्र भी होते हैं जिनको ओसिलाई कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसमें संयुक्त नेत्र तो है ही एक जोड़ी, इसके अलावा 3 साधारण नेत्र भी हैं, और उन साधारण नेत्र को हम ओसिलाई के नाम से जानते हैं, कहते हैं टिड्डे में। दोनों आंखों के मध्य में एक एंटीनल सॉकेट में 2 एंटीना गड़े होते हैं। एंटीना के 3 भाग होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, स्केप, पेडिसेल, फ्लैजेलम, ठीक है। और इसमें भी एंटीना का आधारीय खंड स्केप होता है। और अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एंटीना का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो इसमें फ्लैजेलम जो है सबसे बड़ा भाग होता है, और आधारीय खंड पूछ ले तो स्केप होता है। आगे लिखा है, टेंटोरियम कठोर अंतःकंकाल से बना ढांचा होता है। तो जो अंतःकंकाल से बना ढांचा होता, टेंटोरियम जो है वो कठोर अंतःकंकाल से बना ढांचा होता है, जो कि मस्तिष्क की रक्षा करता है, मस्तिष्क के चारों ओर होता है, ठीक है। मस्तिष्क की रक्षा करता है। टिड्डे में माउथ पार्ट्स लिखे हैं नीचे। मुखांग काटने व चबाने वाले माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सिर वाले भाग में कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आगे मुख उपांग है, माउथ पार्ट्स। मुख उपांग में देख लेते हैं। इसमें लिखा है, वही आपको पता ही है, जैसे लेबियम और लेब्रम होता है। लेब्रम नामक ऊपरी ओंठ होता है, तो ऊपरी ओंठ को लेब्रम बोलते हैं। जिसके नीचे हाइपोफेरिंक्स नामक जीवा, जीवा मतलब जीभ होती है। एक जोड़ी मैंडिबल जबड़े उपस्थित होते हैं, ये तो हम उसमें भी पढ़े थे। जिनमें मैक्सिला जुड़े होते हैं, मैक्सिला उसमें भी पढ़े थे। मैक्सिला से एक जोड़ी मैक्सिलरी पाल्प निकलते हैं, ये भी उसमें देखे थे। और लेबियम जो होता है, इसको हम निचला होंठ कहते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक मुख्य उपांग। बक्ष भी देख लेते हैं। बक्ष में लिखा है, वही आपको पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बक्ष 3 भागों में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स को हिंदी में अग्रबक्ष बोलते हैं, मेसोथोरैक्स को मध्य बक्ष और मेटाथोरैक्स को पश्च बक्ष में बटा होता है, ठीक है। और ये भी आपको पता है अच्छे से कि बक्ष पर ही प्रचलन अंग होते हैं और पंख भी स्थित होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा मुझे? ये बक्ष वाला पोर्शन चल रहा है, तो इसमें देखते हैं आगे। बक्ष में लिखा है पहला पॉइंट, प्रत्येक खंड पर, एक मिनट, प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी टांगें उपस्थित होती हैं, आपको पता है। तथा मीजोथोरैक्स व मेटाथोरैक्स पर एक एक जोड़ी पंख होते हैं, ये तो पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। आगे लिखा है, बक्ष पर 2 जोड़ी दरारनुमा श्वास रंध्र, जिसको हम इंग्लिश में स्पाइरिकल बोलते हैं, उपस्थित होते हैं। तो बक्ष पर 2 जोड़ी श्वसन रंध्र है या स्पाइरिकल है। फिर आगे लिखा है, बक्ष पर 3 जोड़ी पैर होते हैं या टांगें उपस्थित होती हैं। इसके बाद आगे लिखा है, प्रत्येक टांग में 5 पोडोमियर, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ये हम उसमें देख चुके हैं पहले। किसमें? ठीक है। आगे है, बक्ष कंप्लीट हो गया, उदर है, ठीक है। उदर देख लेते हैं। तो उदर में लिखा है, टिड्डे का उदर पतला बेलनाकार होता है, जो कि 11 खंडों का बना होता है। तो उदर में कितने खंड होते हैं? 11।
इसके प्रथम उदर खंड का स्टर्नम दिखाई नहीं देता है, ये आपको याद रखना है। और प्रत्येक खंड में पार्श्व प्लेट, जो साइड में प्लेटें होती हैं उसको हम पिलूरा या पिलूरोन कहते हैं। ये तो हमने कॉकरोच में भी देखा था। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं? आगे है, टिड्डे के प्रथम उदर खंड को हम टिम्पेनम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इस खंड के प्रत्येक पार्श्व मतलब साइड से एक टिम्पेनिक झिल्ली होती है जो श्रवण कोश को ढकती है। श्रवण कोश मतलब कि सुनने वाले जो कोश होते हैं, कक्ष होते हैं, उनको ढक लेती है। इसमें आगे लिखा है, नर के उदर का पश्च सिरा गोल होता है जबकि मादा का भाग नुकीला होता है। ठीक है, तो उदर का पश्च सिरा नर होगा तो गोल होगा, मादा है तो उसमें थोड़ा सा नुकीला होता है। इससे अपन पहचान कर सकते हैं कि नर है कि मादा। इसके बाद आगे लिखा है, नर व मादा दोनों में एक जोड़ी एनल सरकाई गुदलूम 10वें खंड पर लगे होते हैं। टिड्डे के नर में एनल स्टाइल का अभाव होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। जो टिड्डे का नर होता है उसमें एनल स्टाइल नहीं पाए जाते हैं या गुदसू का अभाव होता है। ठीक है, और अगर गुदलूम पूछे तो कहाँ पर होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, दोनों में होते हैं 10वें खंड पर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, उदर में प्रथम 8 खंडों में 8 जोड़ी श्वसन रंध्र या स्पाइरिकल पाए जाते हैं। तो शुरुआत के जो प्रथम 8 खंड हैं उनमें 8 जोड़ी श्वसन रंध्र दिखाई देते हैं या होते हैं, पाए जाते हैं। आगे चलें, यहाँ तक उदर भी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे। आगे टिड्डे का पाचन तंत्र है, इसको देख लेते हैं। अब पाचन तंत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने टिड्डे और कॉकरोच का डिटेल में पढ़ लिया है, तो इसको डिटेल पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो में समझ में आ जाएगा। वही जैसे कि उसकी आहार नाल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, तो इसकी भी आहार नाल को हम 3 भाग में पढ़ेंगे, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वही का वही है। उसके 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था पूर्वांत्र या अग्रांत या स्टुमोडियम, दूसरा मध्यांत या मेसेंटेरोन, तीसरा पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम। ठीक है, जैसा कि इसमें पूर्वांत्र में लिखा है, टिड्डे की पूर्वांत्र काकरोच के समान मुख गुहा ग्रसनी ग्रासनली क्रॉप व गिजार्ड में बटी होती है। मतलब कॉकरोच के समान ही होती है। गिजार्ड में 6 क्यूटिकल के बने दांत लगे होते हैं। अग्रांत में एक जोड़ी लार ग्रंथियां भी मिलती हैं, पाई जाती हैं। इसके बाद मध्यांत्र में लिखा है, पेशनी के बाद मध्यांत्र का भाग स्टार्ट होता है जिसको हम अमाशय या वेंट्रिकुलस कहते हैं। अमाशय के अग्र सिरे से 6 जोड़ी लंबे ग्रेस्टिक सीका लगे होते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मध्यांत्र में टिड्डे की मध्यांत्र में कितने ग्रेस्टिक सीका पाए जाते हैं? तो 6 जोड़ी ग्रेस्टिक सीका मतलब 12 ग्रेस्टिक सीका लगे होते हैं। और इनका काम क्या है? ये पाचक एंजाइम का स्त्रवण करते हैं। मध्यांत्र में पाचित भोजन का अपशोषण का काम भी ये करते हैं। ठीक है, तो पाचक एंजाइम निकालते हैं, स्त्रवण करते हैं, और मध्यांत्र में पाचित भोजन का अपशोषण का काम भी ये ग्रेस्टिक सीका करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अपशोषण भोजन का, जो पाचित भोजन है उसका अपशोषण कौन सी आंत में होता है? मध्यांत्र में। आगे लिखा है, पश्चांत्र या प्रोक्टोडियम। मध्यांत्र के पश्चात जुड़ने के स्थान पर मेलपीगियन नलिकाएं पाई जाती हैं। अब मुझे कौन बताएगा ये मेलपीगियन नलिकाओं का क्या काम है? उत्सर्जन का कार्य करती है। ठीक है, पश्चांत्र में कॉकरोच के समान 3 भाग होते हैं, वही इलियम, कोलोन और रेक्टम। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? इलियम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सबसे लास्ट वाला रेक्टम होता है, उससे पहले कोलोन और सबसे पहले इलियम होता है। ठीक है, इलियम जो कि जो मध्यांत से जुड़ा हुआ भाग होता है। इसके बाद हाथ में कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, लिखा है हाथ में निम्न पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन भी पूछता है, तो याद रखना है आपको, लार ग्रंथि है और ग्रेस्टिक सीका। तो लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम निकालती हैं? एमाइलेज एंजाइम का स्त्रवण करती हैं।
ठीक है। और ग्रेस्टिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्त्रवण करता है, ये आपको याद रखना है। तो लार ग्रंथियां कौन से एंजाइम का स्त्रवण करती हैं? एमाइलेज। और ग्रेस्टिक सीका किसका करते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज एंजाइम। वेरी गुड, स्टार्च या मंड का। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? वेरी गुड, प्रोटीन। तो यहाँ तक क्लियर है क्या पाचन तंत्र? चलिए आगे देखते हैं। आगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है और श्वसन तंत्र है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र देख लेते हैं। इसमें लिखा है, अब देखिए टिड्डे का रंग जो है, टिड्डे का जो रक्त है वो रंगहीन होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। और जब रक्त रंगहीन होता है तो उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ कहलाता है, कॉकरोच की तरह। ठीक है, रक्त में श्वेत रंग की कोशिकाएं होती हैं जिसको हीमेटोसाइट पाई जाती हैं, ये भी हमने उसमें देखा था। ये WBC हैं। कभी कभी इनके रक्त का रंग जो है हरा, पीला या सफेद भी देखने को मिलता होता है। इसमें RBC नहीं पाई जाती है, देखिए उसमें भी नहीं थी, इसीलिए तो हम हीमोलिम्फ बोल रहे हैं। कलरलेस मतलब जो रंग है, रंगहीन है, रक्त रंगहीन है। हाँ वेरी गुड, इसीलिए RBC नहीं होती। अब ये कोड लिखा है, फैक्ट, टिड्डे में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, तो किस प्रकार का होता है? खुले प्रकार का। तो उसमें भी कौन सा था कॉकरोच में, याद है? हाँ ठीक है। आगे लिखा है, टिड्डे में हृदय में 7 कक्ष पाए जाते हैं, प्रत्येक कक्ष की पार्श्व दिशा पर ऑस्ट्रिया नामक छिद्र होते हैं। तो जो हार्ट होता है, हृदय, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 7 कक्ष होते हैं। और प्रत्येक कक्ष पर जो पार्श्व दिशा पर एक छिद्र होता है उसको हम ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। शरीर के पृष्ठ सतह पर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रिया नामक छिद्र द्वारा ही रक्त जो है हीमोसील से हृदय में प्रवेश करता है, अर्थात जो टिड्डा है उसका हृदय स्पंदनशील होता है, मतलब धड़कता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे हम चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत? आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र है, टिड्डे का श्वसन तंत्र। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है, कीटों में फेफड़े नहीं होते हैं, वरन उनके स्थान पर ट्रेकिया मतलब श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा श्वसन का कार्य, देखिए कॉकरोच में भी श्वसन का काम किससे हो रहा था? ट्रेकिया से ही हो रहा था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिड्डे में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो श्वसन नलिका ऑप्शन होगा या फिर ट्रेकिया। ठीक है, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। आगे लिखा है, टिड्डे में 10 जोड़ी श्वसन तंत्र या स्पाइरिकल पाए जाते हैं। तो कितने जोड़ी रंध्र होते हैं श्वसन तंत्र? 10 जोड़ी। अगर ये पूछ ले कि कहाँ पर कितने होते हैं, तो 2 जोड़ी वक्ष पर होते हैं और 8 जोड़ी उदर भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्पाइरिकल एक कक्ष में खुलता है जिसे हम एट्रियम कहते हैं, ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें भी टिड्डे में श्वसन नलिका को पिचकने से बचाने के लिए क्यूटिकल का आवरण होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिनको हम टीनिडिया कहते हैं। ठीक है, टिड्डे में वायु नलियां दूरस्थ सिरों पर फूल जाती हैं व वायु कोश का निर्माण करती हैं। अब ये इसलिए फूल जाती हैं क्योंकि इसमें टीनिडिया का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि यही तो उसको जो पिचकने से बचाता है। टिड्डी में प्रथम 4 जोड़ी श्वसन तंत्रों को उच्चवासी या एक्सपिरेटरी स्पाइरिकल, तो जो 4 जोड़ी होंगे ना शुरुआत के, उसको हम उच्चवासी या एक्सपिरेटरी स्पाइरिकल कहेंगे। और अंतिम जो 6 जोड़ी श्वसन तंत्र होंगे उनको हम इंस्पिरेटरी या निःश्वसनी स्पाइरिकल कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा उच्चवासी श्वसन
और श्वसन में अंतर, एक्सपिरेटरी रेस्पिरेशन और इंस्पिरेटरी रेस्पिरेशन, इसको हम बाद में देखेंगे। आगे लिखा है टिड्डे में होलोन्यूस्टिक प्रकार का श्वसन पाया जाता है। होलोन्यूस्टिक, अब होलोन्यूस्टिक का अर्थ क्या होता है कि सभी श्वसन तंत्रों का कार्यशील होना, मतलब कि इसमें जितने 10 जोड़ी श्वसन तंत्र हैं वो 10 के 10 कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं या क्रियाशील कार्यशील होते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है होलोन्यूस्टिक प्रकार का श्वसन। तो आप ये भी याद रख लेना किस प्रकार का श्वसन मिलता है टिड्डे में देखने को, होलोन्यूस्टिक प्रकार का। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे, ये खत्म हो गया श्वसन तंत्र, आगे है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र देख लेते हैं। इसमें लिखा है टिड्डे में प्रमुख रूप से उत्सर्जन मेल पीगी नलिकाएं द्वारा होता है। ये मेल पीगी नलिकाएं कॉकरोच में भी थी, उसमें भी इसी के द्वारा हो रहा था, परंतु कुछ मात्रा में उत्सर्जन इसमें वसा, पिंड, बाह्य त्वचा और नेफ्रोसाइट के द्वारा भी हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मेल पीगी नलिकाएं, इसमें भी उत्सर्जन अंग होती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मेल पीगी नलिकाओं की खोज किसने की, तो इटली के एक वैज्ञानिक थे मेल पीगी, उन्होंने की थी, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह नलिकाएं मध्य व पश्च आहार नाल के जोड़ पर लगी होती हैं। टिड्डे का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। देखिए, अब यूरिक अम्ल है तो इसलिए टिड्डा कैसा होगा, यूरिकोटैलिक। और मुझे कौन बताएगा कॉकरोच में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ कौन था? हाँ, यही था, वेरी गुड, इसलिए उसको भी क्या बोल रहे थे, यूरिकोटैलिक। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, नो टॉकिंग, आगे चलते हैं, इसको खत्म भी करना है। देखिए खत्म हो गया सर्जन तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट तंत्र है जनन तंत्र, इसको देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें लिखा है नर व मादा पृथक होते हैं। मादा टिड्डों को नर से उनके उदर के पश्च सिरे पर स्थित अंड निक्षेपकों, अब अंड निक्षेपकों को ओविपोजिटर बोलते हैं, द्वारा आसानी से हम पहचाना जा सकता है। देखिए नर जनन तंत्र सबसे पहले देख रहा हूँ उसमें अभी जनन तंत्र में, तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण है, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी है, एक जोड़ी शुक्राशय है, लगभग एक ही जोड़ी है सारी चीजें, स्खलन नलिका एक है। ठीक है, हम्म, चलिए आगे देख लेते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसका डायग्राम तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा उतने ठीक से, फिर भी देख लेते हैं। अब नरजनन तंत्र में लिखा है टिड्डे में 3, 4, 5वें खंड में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो शुक्र जनन का कार्य करते हैं। प्रत्येक वृषण में कई छोटी छोटी फॉलिकुलर कोशिकाएं होती हैं। वृषण में कई छोटी छोटी महीन नलिकाएं, शुक्र वाहिकाएं या बासा डिफरेंशिया होती हैं जो आपस में जुड़कर शुक्र वाहिनी या बासा डिफरेंस बनाती है। अच्छा, ये शुक्र वाहिकाएं मतलब बासा डिफरेंशिया है, और शुक्र वाहिनी को हम दोनों शुक्र वाहिनियां उदर के 9वें व 10वें खंड में मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती हैं। स्खलन नलिका शिश्न या पेनिस या एडिगस द्वारा बाहर खुलती हैं। स्खलन नलिका में 2 सहायक ग्रंथियां खुलती हैं। प्रत्येक सहायक ग्रंथि के साथ शुक्राशय जुड़ा रहता है जिसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं और मैथुन के समय शुक्राणुओं को स्खलन नलिका में विसर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसमें आप देख पा रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। ये शुक्रवाहिकाएं हैं, दिख रही हैं, ये शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी है, ये दिख रहा है आपको लिखा है।
ये शुक्रवाहिका है, ठीक है। और ये साइड में शुक्राशय, लगभग कॉकरोच में जैसे थी ना वैसे ये एडिगस है इधर साइड में। ये कुछ वैसा ही है डायग्राम, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मादा जनन तंत्र, जिसने कॉकरोच ठीक से पढ़ा है उसको ये भी ठीक से समझ में आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मादा जनन तंत्र, तो इसमें वही एक जोड़ी अंडाशय है। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक शुक्रधानी है, एक जोड़ी सहायक ग्रंथि है, ठीक है। इसमें लिखा है टिड्डे में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। कहाँ होते हैं? प्रत्येक अंडाशय से 6 से 8 नलिकाएं उद्गम पाती हैं, जिन्हें ओवेरियोल कहते हैं। प्रत्येक अंडे के चारों ओर कवच या क्वेरियन का स्त्रावण होता है। इस कवच के ऊपरी पर एक छिद्र माइक्रोपाइल या अंड द्वार होता है। तो अब ये देख रहे होंगे डायग्राम, देख पा रहे हो तो ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी ग्रंथि है, ये अंडाशय यहाँ है, ठीक है। ये सहायक ग्रंथि है यहाँ पर नीचे, ये शुक्र ग्राहिका भी है नीचे, ठीक है। कुल मिला के ये कवच के ऊपर एक छिद्र माइक्रोपाइल होता है, उसको हम, जो ओवेरियोल होते हैं ना, ओवेरियोल के ऊपर ऐसा एक छिद्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल या अंड द्वार कहते हैं, क्लियर। आगे आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय से एक अंडवाहिनी निकलती है। दोनों अंडवाहिनियां पीछे की ओर बढ़ती हैं तथा सातवें खंड में आपस में मिलकर एक चौड़ा योनि मार्ग बनाती हैं। योनि छिद्र के ऊपर से एक नली निकलती है जो शुक्रधानी में जाकर खुलती है। टिड्डे में एक शुक्रधानी होती है जिसमें नर से प्राप्त वीर्य इकट्ठा होता है, ठीक है। आगे मादा में दो सहायक ग्रंथियां होती हैं जिनमें चिपचिपा द्रव निकलता है, जो कि सूखकर अंडों के ऊपर सख्त खोल बना देता है। वह अंडफली या एग पोड बनाने में मदद करता है। मादा टिड्डे में जनन अंग 8वें तथा 9वें खंड में मिलते हैं, जबकि नर में जनन अंग 9वें खंड में ही फैला रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मादा में 8वें 9वें खंड में फैला होता है जनन अंग, और नर में केवल 9वें खंड में ही फैला रहता है। सहायक ग्रंथि से एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो सूखकर अंडों के ऊपर एक खोल बना लेता है, जिसको हम एग पोड या अंडफली बोलते हैं। ये भी आप याद रख लेना। आगे मैथुन, टिड्डे में ग्रीष्म ऋतु में मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन की क्रिया के दौरान नर अपने शिश्न द्वारा शुक्राणुओं को योनि में विसर्जित कर देता है। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा आखिरी पेज है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आखिरी टॉपिक है निषेचन। तो जैसा कि अब निषेचन में लिखा है, अब मैथुन क्रिया के बाद स्पर्मेटिका में संचित शुक्राणु अंडे के पास आकर उसके माइक्रोपाइल में प्रवेश करते हैं, मतलब अंड द्वार में। जब शुक्राणु व अंडाणु के केंद्र मिल जाते हैं तो अंडाणु oocyte के चारों ओर ब्लास्टोडर्म नामक परत बन जाती है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो ठीक है। मैथुन के पश्चात मैथुन के पश्चात अंड निक्षेपण की क्रिया हेमंत ऋतु, हेमंत मतलब वही शरद ऋतु या ऑटम में होती है। तो अंड निक्षेपण की क्रिया किस ऋतु में होती है? शरद ऋतु में या ऑटम या हेमंत ऋतु। मादा जमीन में सुरंग बनाती है, वह करीब एक बार में 20 अंडों का गुच्छा विक्षेपित करती है। अब ध्यान रखना, उसमें कितने बन रहे थे? 16 बन रहे थे, 8-8 करके। कॉकरोच में इसमें कितने बन रहे हैं? 20 अंडों का गुच्छा बनता है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यह है गुच्छा अंडफली कहलाता है। अब देखिए इसमें हम गुच्छे को क्या बोलते हैं? अंडफली बोलते हैं। कौन बताएगा उधर क्या बोल रहे थे हम कॉकरोच में? किसी को याद है? हम्म
क्यों भाई? तो इसको एक फुट कहलाता है। एक मादा 10 गुच्छों में लगभग 200 अंडे दे सकती है। प्रत्येक निषेचित अंडे में 3 सप्ताह बाद परिवर्धन रुक जाता है, मतलब डेवलपमेंट रुक जाता है 3 सप्ताह बाद। वह भ्रूण जो है विश्राम काल मतलब डाइपॉज में चला जाता है, मतलब डोरमेंसी काल में चला जाता है। फिर बसंत ऋतु आने पर भ्रूण में फिर से वृद्धि होती है व अंत में अंडे से एक निम्फ बाहर निकलता है। ठीक है। इसके बाद लिखा है 5 से 6 निर्मोचनों के बाद निम्फ जो है वो वयस्क बन जाता है। और आखिरी पॉइंट जो कि आपको पहले से ही पता है, लिखा है टिड्डे में भी पारोमेटाबोलस या अपूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है, जिसे क्रमिक कायांतरण या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? ऊथिका बोलते हैं। गुड। यही आपको याद रखना। वेरी गुड। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया, टिड्डा भी। अब हम नेक्स्ट डे से अपन, हाँ 1 मिनट, यहाँ तक कोई किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या?